बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 इंटेंशनली नहीं करवा रहा अभी, डायरेक्टली चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल ग्रिड समझा चुका हूँ, ठीक है, ऐसे ही है। चैप्टर 1 से अगर आपको याद हो तो लीगल सिस्टम से 5 नंबर का पेपर आना है, 5 से 7 नंबर का पेपर। और अगर हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स का पेपर आना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टोटल चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक। हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है या मैं किस तरह पढ़ाता हूँ? मैं ये करता हूँ कि मैं 2 से लेकर कुछ चैप्टर्स पढ़ाता रहूँगा, आपकी एक बेस बिल्ड करूँगा। जब हम बेस बिल्ड कर चुकेंगे तो उसमें एक चैप्टर कोई एक थ्योरेटिकल चैप्टर में से पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत बोरिंग है, बड़ा आधा सोने वाला चैप्टर है। तो चाहता हूँ कि अभी शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो आप में से आधे लोग भाग जाएंगे कि क्या पढ़ना शुरू कर दिया हमने, बोरिंग है थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें लॉ की तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग है। तो हम ज़रा थोड़ा टेक्निकल एरिया से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। और जब हमें आहिस्ता आहिस्ता लॉ की अलाइंस बिल्ड हो जाए हमें इस सब्जेक्ट के साथ, तो फिर हम उन बोरिंग चैप्टर्स को भी बीच में टेकअप कर लेंगे, ठीक हो गया। सो हम लोग अपने जो चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 16, 17 और 18, ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से हमें पता है कि हमारे पास जो मार्क्स आने हैं वो 20 मार्क्स हैं इस चैप्टर्स में से। और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केस स्टडी कुछ नहीं आना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते करते साथ साथ इसका एक एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले समझने के लिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो लॉ की नज़र में पहले ज़रा कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सो कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट किस स्टेज पे जाके कंप्लीट होगा, तो उसके बाद की बात। अच्छा, पहले एक और भी चीज़ बता दूं, अभी कुछ चैप्टर्स हम पढ़ते रहेंगे जिसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स पढ़ रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो भी बहुत दूर जाके आएगा जब हम कहेंगे हाँ जी आज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए लॉ की नज़र में ज़रा थोड़ी स्टेजेस क्लियर करते हैं। पहले मिस्टर ए, सपोज इन्होंने एक ऑफर की मिस्टर बी को। अच्छा, ऑफर क्या है? सपोज आप कोई प्रपोजल देते हो किसी को, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। मैं क्या कह रहा हूं? प्रपोजल। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? एक प्रपोजल दे रहे हैं। और रिश्ता नहीं बेचते, हाँ या ना ही लेनी होती है ना। आप अमीर हो तो हाँ आ जाएगी, गरीब हो तो इस्तिखारा गलत आ जाएगा, है ऐसे होगा। सो प्रपोजल की इंटेंशन क्या है? एक पर्सन जब प्रपोजल भिजवा रहा है उसकी इंटेंशन क्या है? ज़हन में रिश्ता ही आ रहा होना है, कोई बात नहीं। प्रपोजल की इंटेंशन ये है आइदर यस और नो, यू वांट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बाहर बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर बैठे हुए थे आप लोग, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सेटल हो जाओ जल्दी प्लीज। ओके जी, हम कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हैं, दोबारा बता देते हैं थोड़ा सा। हम कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक स्टेप्स समझने पड़ेंगे, ताकि हम उन स्टेप्स से गुजरते गुजरते, उन एसेंशियल से गुजरते हुए कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर सकें। मैं समझा रहा हूं, मिस्टर ए एक पर्सन है, सपोज ये 2 पर्सन है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। तो लॉ की नज़र में कब हम कहेंगे कि इन 2 लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया या एग्जीक्यूट हो गया? तो उसके लिए कई स्टेजेस हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा मिस्टर ए जो है एक प्रपोजल भेज रहे हैं। प्रपोजल में इंटेंशन क्या होती है? एक पर्सन जब ऑफर कर रहा होता है उसकी इंटेंशन क्या होती है कि यार वो अगले की रजामंदी हासिल करना चाहता है, अगले की हाँ या ना लेना चाहता है। सो बदले में वो क्या करना चाह रहा होगा? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। प्रपोजल है यही कि भाई मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं,
या मैं किसी काम से रुक जाना चाहता हूं, ये भी प्रपोजल है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसा कुछ करना चाहता हूँ, ये तो बहुत कॉमन है। सपोज मैं कहूँ मिस्टर ए कहता है मैं अपनी एक फटीचर सी बाइक आपको सेल करना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर मिस्टर बी। मेरी बात समझ आ रही है? और लेकिन अब ये नॉट टू डू समथिंग क्या हुआ फिर? ये कैसे होगा? आपने अक्सर देखा होगा कि आपको सेलिब्रिटीज जो हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये आपको यूजुअली पाकिस्तान में अक्सर नजर आता है कि आपको एक चैनल के ऊपर कुछ मखसूस चेहरे नज़र आते हैं जो किसी दूसरे चैनल पे नज़र नहीं आएंगे। मतलब हम टीवी के लोग जो हैं वो ARY पे आपको नज़र नहीं आएंगे ड्रामा सीरियल्स में। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन चैनल, उन मीडिया, उन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कि जब अच्छा मीडिया हाउसेस के साथ वो कहते हैं जी हम आपके प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएटेड है, हम किसी और के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। सपोज एक आर्टिस्ट कहता है मैं 5 साल आपके साथ काम करूंगा, मैं किसी और चैनल के साथ काम नहीं करूंगा। अब ये क्या है? ये उसकी ऑफर है, ये उसका प्रपोजल है कि वो कुछ नहीं करना चाहता आपके लिए, वो किसी काम से रुक जाना चाहता है आपके लिए। बात समझ आ रही है? तो प्रपोजल, इनफैक्ट ये जो मिस्टर एक प्रपोजल दे रहा है, ही वांट्स टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर द पर्सन, अदर पर्सन। और चाहता क्या है? अगले वाला बंदा उसके लिए हाँ कर दे। रिश्ता बेचते हो, मैंने अभी कहा रिश्ता बेचते हो, तो क्या चाहते हो? आगे से हाँ आए, ठीक है? ना भी आ जाती है, नमूना नहीं पसंद आता कई दफ़ा, ठीक है? ऐसा हो सकता है। मैंने जैसा कहा आप अमीर हो, अल्लाह वैसे गलत बात कह रहा हूँ, आप अमीर हो तो हाँ आ जाएगी, और अगर नहीं हो तो इस्तिखारा गलत आ जाएगा, ठीक है? सो प्रपोजल, इसका मतलब है लॉ की नज़र में द पर्सन हु इज मेकिंग अ प्रपोजल, हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। क्या नाम लफ्ज दे दिया मैंने इसको? मैंने कहा जो पर्सन और प्रपोजल दे रहा है, ये इनफैक्ट उसको क्या कह रहे हैं हम? ऑफरर। एंड द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर की जा रही है उसको ऑफरी। यहां तक समझ आई जी बात? द पर्सन हु इज गिविंग अ प्रपोजल यानी मीन्स ही इज कमिटिंग टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग फॉर ऑब्टेनिंग consent of the other person। रजामंदी लेना चाहता है ना, अगले की हाँ लेना चाहता है, तो इज कॉल्ड द ऑफरर। एंड द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफर। यहां तक समझ आई बात? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए, अभी हम पहली स्टेज क्लियर की, हमने ये डिटरमिन किया है ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है। ठीक हो गया? अच्छा जी 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 बेटे, मैंने कहा नहीं, अभी हम ऑफर की बात करें। ऑफर है ना ये कि ये कुछ करना चाहता है या किसी काम से रुक जाना चाहता है, तो ये प्रपोजल है, ऑफर है उसकी। अभी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एलिमेंट्स पूरे करते करते हमने कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है, तो आप कह सकते हो यस ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है? आप बिल्कुल कह सकते हो हम कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़े लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक अभी पहुंचे नहीं। जी यहां तक समझ आ गया? अच्छा, आपकी किस्मत खराब, अगलों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, मतलब उनकी तरफ से एक्सेप्ट हो गई ऑफर। यानी ऑफरी जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों के दरमियान बन जाता है प्रॉमिस। टेक्निकल टर्म्स हम साथ साथ स्टेजेस पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? When an offer becomes accepted, it becomes a promise between A and B। और लॉ ने साथ ही ना जब प्रॉमिस बना दिया तो इनके नाम चेंज कर दिए, सिर्फ नाम चेंज करके कहा ऑफरर नाउ विल बी कॉल्ड promiser and offeree will be called promisee। यहां तक समझ आ गई जी? So the person making an offer is called offerer, to whom it is made is called offeree। Once it is accepted, it becomes a promise, and the person offerer will become a promiser and offeree will become a promisee। लो जी यहां तक तो बात होगी। अच्छा जी, प्रोमिजर प्रोमिजी बन गए। अब आते हैं कंसिडरेशन की तरफ। लेकिन मैं इस स्केच को यहां पे लेके आ रहा हूं। हमारे प्रोमिजर बन चुका है और प्रोमिजी की स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं। लो जी, कहता है अगर इस प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मौजूद हो, इस प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन मौजूद हो। अब कंसिडरेशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। वो कहते हैं ये प्रॉमिस तो हो गया, एक ने ऑफर की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, इट विल बिकम अ प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मौजूद हो दोनों पार्टीज के लिए। अब कंसिडरेशन क्या है? बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आसान लफ्जों में अभी आगे जाके हम जब चैप्टर 3 पढ़ रहे होंगे तो हम डिटेल्ड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन होती क्या है।
लेकिन अभी पहली स्टेज पे हैं तो जरा भी आसान लफ्जों में समझते हैं कि कंसिडरेशन का मतलब है दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट मौजूद हो, उसके अंदर दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिट मौजूद हो। जिससे मैं कहता हूं यही एक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, यही एक ऑफर दी। मैंने कहा बाइक मैं आपको, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक टू यू फॉर 50,000 रुपीज, मैं आपको 50,000 की बाइक बेच दूंगा। मुझे बताइए ए के लिए क्या बेनिफिट है इस कॉन्ट्रैक्ट में? एरोस को देखो ध्यान से, ए को क्या मिलने वाला है? 50,000 रुपीज। तो ए के लिए बेनिफिट क्या हुआ? 50,000। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ए के लिए कंसिडरेशन क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में? 50,000। बी को देखो, बी को क्या बेनिफिट मिल रहा है? बाइक। बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई? सो दोनों पार्टीज के लिए क्या मौजूद है? बेनिफिट। अच्छा, बेनिफिट मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कंसिडरेशन इसका मतलब है, मैं कह सकता हूं कि कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। मैं यहां पे लिख देता हूं जी, मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। ए को क्या मिल रहा है? पैसा, मॉनेटरी वैल्यू। सो कंसिडरेशन क्या है? मॉनेटरी। बी को क्या मिल रहा है? बाइक। मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी। सो कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। बेनिफिट दोनों के लिए होना चाहिए, यानी टू वे कंसिडरेशन होनी चाहिए। मैं वर्ड एक और लिख देता हूं, टू वे कंसिडरेशन होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन मौजूद होनी चाहिए, आइदर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। अगर वन साइडेड हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये स्टेज कंप्लीट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तक जा ही नहीं सकेंगे। सो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? सो पर्सन मेकिंग एन ऑफर is called offerer. The person to whom offer is made is called offeree. When offer becomes accepted, becomes a promise. When promise is added with या backed with consideration, तो it will become an agreement. ले जी, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम इसे कह रहे हैं कि ये इन दो पार्टीज के दरमियान क्या हो गया है? एग्रीमेंट हो गया है। सो इसका मतलब है ऑफर के साथ अगर कंसिडरेशन मौजूद है तो एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया। लॉ की नज़र में यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आके एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। अभी भी एग्रीमेंट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की, अभी तक सिर्फ एग्रीमेंट मुकम्मल हुआ है। अच्छा, एग्रीमेंट यहाँ तक सब क्लियर है, सबको समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अगर ये जो भी तय कर रहे हैं आपस में, जो भी ये ऑफर कर रहे हैं, जो भी ये एक्सेप्टेंस हो रही है, अगर ये लॉफुल है, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही हैं इससे, या मैं आसान लफ्ज लिख देता हूं दोबारा एक पहले, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि लॉ की नजर में एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, एक लीगल ट्रांजैक्शन है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो फिर ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कहेंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फॉर्म हो गया। अभी मैं इस पे दो बातें और करनी है, वो करता हूं पहले। जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो फॉर एग्जांपल, गुड नेम बेटे, सुभान। अच्छा जी, सुभान साहब ने कहा सर मैं आपको ना बेहतरीन किस्म की ना चर्स मंगा के देता हूं, वो भी आधा किलो। भाई को बहुत अच्छा लगा, भाई ने फौरन से पहले एडवांस निकाला जेब से, सुभान साहब को हैंड ओवर कर दिया एडवांस। इन्होंने क्या की, सुभान ने क्या की, ऑफर, मैं कौन हूं, ऑफरी, एक्सेप्टेड, क्या बन गया, प्रॉमिस। ये कौन बन गया, प्रॉमिसर, मैं कौन बन गया, प्रॉमिजी। कंसिडरेशन है, तो देख लेते हैं, मेरे लिए वो दो सूटे में सुकून जो मौजूद होगा, वो सुकून मेरे लिए क्या है, बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, और इनके लिए वो पैसे एडवांस, वो कैश ना भी देता एडवांस तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां पे डिलीवरी एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है,
क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि पहले ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा। आप अभी इस स्टेज के ऊपर वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप एक कार परचेज करने जाते हो तो कार परचेज करने से पहले वो क्या कहते हैं, सर बुकिंग एडवांस दे दें और उसके बाद आइएगा 3 महीने बाद अपनी कार की डिलीवरी लेने, ऐसा होता है। तो इसका मतलब है आप अपनी ऑब्लिगेशन पहले परफॉर्म कर रहे हो, वो कब करेगा, 3 महीने बाद। जबकि एक बिजनेस के अंदर जब आप उधार पे सामान लेने जाते हो, आप कहते हो यार उधार दे दे, 2 महीने बाद सैलरी आएगी तो पैसे ले लें, तो अब वो ऑब्लिगेशन पहले परफॉर्म कर देता है, गुड्स डिलीवर कर देता है और आप पैसे बाद में। तो ये नेचर ने जो ऑब्लिगेशन कौन परफॉर्म करेगा ये बाद में जाके डिस्कस करेंगे। ये तो नेचर है, बिजनेस की नेचर चेंज करोगे ऑब्लिगेशन की नेचर चेंज हो जाएगी। हु विल परफॉर्म फर्स्ट, तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कंसिडरेशन मौजूद है, ऐसे ही जी। आगे चलते हैं, हम दोनों के दरमियान क्या हो गया, एग्रीमेंट। इसने डिलीवरी करनी थी, नहीं की, मैं चला गया कोर्ट कि सर इसने कहा था, पैसे भी दिए मैंने एडवांस इसको, ये रसीद है इसकी, चर्च प्रोवाइड नहीं की इसने। एग्जैक्टली यही तो बताने लगा। तो कोर्ट कहेगा उसको तो छोड़, तू पहले अंदर आ, तू पहले आ जरा तुझे बताएं कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है। तू तो ऐसे ऑब्जेक्ट की डील कर रहा है, ऐसी चीज की डील कर रहा है जो कि अनलॉफुल है। सो इसका मतलब है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड सुभान, बट देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड सुभान बिकॉज कि अनएनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। सो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगी, बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जो एग्रीमेंट तो होंगी बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही, ये चल नहीं रहा। नॉन मॉनिटरी नहीं हो सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन। अगर मैं कहूँ नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो वो नॉन मॉनिटरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने सवाल पूछा तो, कि मैं सपोज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूँ और आप बदले में मुझे एक मेरी ब्रांड न्यू कोई कार ले दें, मुझे दोनों के लिए नॉन मॉनिटरी, मैंने सर्विसेज दी और आपने मुझे गुड्स दे दी, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन कैश, तो यस हो सकता है उस केस में। यार मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी किसके लिए होगा, क्या मतलब? दोनों के लिए नॉन मॉनिटरी हुआ बेटे, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, इनके लिए क्या हुई सर्विसेज, नॉन मॉनिटरी। ये बदले में मुझे पैसे कैश देने की बजाय मुझे गुड्स दे रही हैं, मुझे गुड्स मिल गई हैं, तो नॉन मॉनिटरी मेरे लिए भी नॉन मॉनिटरी है, ठीक है। हाँ उसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, वो एक अलग चीज है, बट गुड्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो नॉन कैश होगी ना, ठीक है। बेटा यहाँ पे कोई ऑफिस बॉय है तो उसे कोई इस एसी को या तो वो पीछे वाला ऑन कर दे, ये वाला काम नहीं कर रहा। कोई भी ऑफिस बॉय है तो उसे बुला लो सर, कोई बाहर ऑफिस बॉय नजर आता है तो उसे बुला लो, आप आ जाना उसके बाद क्या कहते। अच्छा जी, यहां तक समझ आया? जी बेटे, यहां तक कुछ समझ आया? इसका मतलब है किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी मसला होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन नहीं होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूं, लॉ हमें सिखाएगा कि वैलिड ऑफर क्या होती है। बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो गया, सफोकेशन हो गई है, ऑन करवा दें। लॉ आपको सिखाएगा कि वैलिड ऑफर की कंडीशंस क्या हैं। आप वो कंडीशंस मीट नहीं करोगे मतलब ऑफर वैलिड नहीं होगी। अगर ऑफर वैलिड ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? हम तो स्टेज 1 पे ही फ्लॉप हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस सिखाएगा कि वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होगी। कंडीशंस पूरी ना हुई तो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, और अगर एक्सेप्टेंस ही वैलिड ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट तो भी बहुत दूर है। फिर तीसरी चीज कंसिडरेशन, हमने लॉफुल कंसिडरेशन की बात की है। अगर कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हो तो यहीं पे खराब हो गए, दोबारा यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या है? ये जो भी मैंने बात की चर्च की, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। मेरी बात समझ आ रही है? फिर एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कई रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो। फिर ये वाला बंद कर ले, ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला काम नहीं कर रहा मेरा ख्याल है। हाँ ये बंद करते हैं। इन्होंने स्लो किया था, जैसे मर्जी फिर यार कोई एक तेज कर दे, देख लो। अच्छा जी, सो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वंस अगेन यहाँ पे मिस हो जाएंगे। इसका मतलब है अब हम जो फ्यूचर में पढ़ने जा रहे हैं
हम लोग मल्टीपल चैप्टर्स 2, 3, 4 चैप्टर्स सिर्फ एलिमेंट्स की डिस्कशन करेंगे। हम इन चैप्टर्स के अंदर सिर्फ ये पढ़ रहे होंगे वैलिड ऑफर क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, कंसिडरेशन लॉफुल कब होगी, अनलॉफुल कब होगी, ऑब्जेक्ट लॉफुल कब होगा, अनलॉफुल कब होगा, ठीक है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, नॉट एनफोर्सेबल कब होगा। मेरी बातें समझ आ रही हैं? इसका मतलब हम अगले एलिमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे, हम अगले चैप्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी एलिमेंट्स पढ़ने लगे हैं। 2-3 चैप्टर सिर्फ हमने एलिमेंट्स पढ़ना है और उसके बाद हम किसी स्टेज पे जाके कहेंगे अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो गई, अब अगली बात करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाद की बात समझ आई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया थोड़ा सा। चलो परफेक्ट। अच्छा चलें, इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ एनफोर्सेबिलिटी को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये है, यहाँ नज़र आ रहा है बेटा आप सबको, कि आप पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दें। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए इस एग्रीमेंट की वजह से। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट होंगी लॉ की नज़र में, जिस तरह फॉर एग्जांपल ज़रा अब फिर एग्रीमेंट को हमें दो तरह से समझना पड़ेगा। फिर इसका मतलब एग्रीमेंट को, सॉरी मैं स्केटर्ड बना रहा हूं लेकिन मैं ख्याल आप समझ पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो। एग्रीमेंट दो तरह से बात कर लेते हैं, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक कमर्शियल एग्रीमेंट। लीगल ऑब्लिगेशन को समझने के लिए मैंने कहा कि हम एग्रीमेंट को जरा फिर दो हिस्सों में डिवाइड करके देख लेते हैं, एक एक डोमेस्टिक और एक कमर्शियल, या आप इसे यूं कह लें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। मैंने डोमेस्टिक का नाम दे दिया, आप कमर्शियल नॉन कमर्शियल का नाम दे दें। अच्छा जी, मैं सपोज अज्यूम करें मैं अपनी मिसेस को ऑफर करता हूं कि जनाब आपको 15 मिनट चुप हो जाएं तो आपको सूट दिलाऊंगा। सपोज आई एम मेकिंग एन ऑफर, क्या बन गया ऑफरर, मेरी मिसेस क्या बन गई ऑफरी। बेचारी करती कहती क्या ना करती, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 15 मिनट खामोश होने से सूट मिलने वाला है, तो क्या बन गया प्रॉमिस। हम स्टेज पे आ गए, वो मैं प्रॉमिसर बन गया, वो बन गई प्रॉमिजी। कंसिडरेशन जी, उनके लिए कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में क्या सूट, ठीक है, और मेरे लिए 15 मिनट का सुकून, नॉन मॉनेटरी। सो इसका मतलब है कंसिडरेशन भी मौजूद है, क्या बन गया। सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर एंड सलमान एंड मिसेस सलमान, ठीक है जी, एग्रीमेंट हो गया। मैंने 15 मिनट उनके पूरे हुए, उन्होंने कहा लाएं चलें जी आए चलते हैं फिर लाइमलाइट पे, और मैंने कहा कैसा लगा मेरा मजाक। सो अज्यूम करें मैं ऐसा हौसला रखता हूं, अज्यूम कर लें, ठीक है। सो मैं ऐसा जज्बा रखता हूं, तो मैंने कह दिया कि जनाब कैसा लगा मेरा मजाक, तो वो क्या करेंगी, सीधी कोर्ट जाएंगी, एनु करो अंदर, ठीक है। इसने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी, देखो मेरी मिसेस खामोश नहीं 15 मिनट, मतलब ऑब्लिगेशन उनकी साइड से पूरी हो गई, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की। अब यहां से एक चीज समझाना चाहता हूं, देखो अगर इसी एग्जाम्पल को मैं सलमान और मिसेस सलमान में कन्वर्ट कर दूं, तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैंने उन्हें सूट लेके देना था लाइमलाइट का, और बदले में उन्होंने 15 मिनट साइलेंस इख्तियार करनी थी। इनकी ऑब्लिगेशन, मेरा क्या था राइट, और मेरी ऑब्लिगेशन उनका क्या है राइट। सो इसका मतलब है दोनों पार्टीज को अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन बन जाता है, बस समझ आइए। और अगर इन्होंने अपना ये ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, इसे कहते हैं ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस दे देना, अपना ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस दे दी, अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, इसका मतलब मेरा राइट तो मुझे मिल गया अंडर दी ट्रांजैक्शन। अभी मैं चलो यूं कह लें अंडर दी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में मुझे मेरा राइट मिल गया। अब था उनका राइट और मेरी ऑब्लिगेशन, मैंने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की, तो मतलब
मैंने अपनी ऑब्लिगेशन से डेविएट किया, उनका राइट डैमेज हुआ। अगर उनका राइट डैमेज हुआ तो लॉ ने उनको इख्तियार दिया कि वो कोर्ट जा सकती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? एक पर्सन को जब राइट नहीं मिलता, उसका हक नहीं मिलता, तभी तो वो कोर्ट जाता है। इसका मतलब जब वो अपने हक के लिए कोर्ट जाता है तो वो शायद ये कह रहा होता है कि दूसरे पर्सन ने उसका हक नहीं दिया, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की। यहां तक सबको समझ आ रही है? सो इसका मतलब है मिसेस सलमान जाएंगी कोर्ट और केस फाइल करेंगी सीधा सीधा सलमान पे, एनु ताड़ो अंदर, ठीक है, 2 नाल ला भी देना मेरे वालों, ठीक है, मैं नहीं लगा सकी, जो भी है। सो द कॉन्सेप्ट इज कि क्या ऐसा होगा? नहीं, ये नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। यहां पे इंटेंशन ही नहीं थी पार्टीज की टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मिस्टर और मिसेस सलमान की कहीं ये ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते थे। हाँ, नो डाउट दे आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, बट दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी, दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहे थे, इंटेंशन नहीं थी, इरादा नहीं था। जबकि अगर अब इसको, ये बात समझ आइए, जबकि इसके बरक्स जरा कमर्शियल एग्रीमेंट पे आओ। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट करता है विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। वो ये चाहता है कि अगर तूने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना की तो मैं तेरे पे केस फाइल कर दूंगा, और अगर मैंने ना की तो तू केस फाइल कर दे। मेरी बात समझिए, अगर मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की मतलब सामने वाले का राइट डैमेज हो गया, तो वो जाएगा कोर्ट। कोर्ट वही जाएगा जिसका राइट डैमेज होना है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? और वो जाके यही कहेगा जनाब मुझे मेरा राइट नहीं मिला, मतलब इस सामने वाले ने, दूसरे पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की। सो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स या नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स में पार्टीज हैव नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन होती है पार्टीज की टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंटेंशन नहीं है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है। इसका मतलब है एग्रीमेंट तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और अगर दूसरी बात करें, पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है इस एग्रीमेंट के अंदर अगर किसी एक ने भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना की तो दूसरा पर्सन कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक बात समझ आई कुछ? इसका मतलब जी, अब इसका मतलब यह हुआ कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन नहीं होती, इसलिए इन्फोर्सिबिलिटी भी नहीं होती, और कमर्शियल एग्रीमेंट में चूंकि इंटेंशन होती है इसलिए इन्फोर्सिबिलिटी भी होती है। यानी दोनों पार्टीज चाहती हैं कि वो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करें। बात समझ आई? अच्छा, अब एक वर्ड बार बार आप लोगों को तंग करेगा, एक वर्ड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। ये एक स्टेटमेंट है छोटी सी कि इसके बरक्स अगर आपने कुछ तय कर लिया हो तो फिर जैसा आपने तय कर लिया हो। अब लॉ को समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात समझें। एक होती है जर्नल प्रोविजन, एक होती है स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजंस ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन। ये वर्ड लाइन याद रखनी है, बेशक लिख लें इसको लिखना चाहें तो। स्पेशल प्रोविजंस ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन, यानी हमेशा सबकत ले जाएगी स्पेशल कुछ लिखा हो तो। स्पेशल प्रोविजंस प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन। प्रोविजन ऑफ लॉ मींस गाइडेंस ऑफ लॉ, लॉ के रूल्स जो हैं। स्पेशल प्रोविजंस प्रिवेल्स ओवर दी जर्नल प्रोविजन। अच्छा, लॉ का लिखने का अंदाज समझाने लगूं। ये लाइन जो है ये लॉ का लिखने का अंदाज समझाने। लॉ सारा ऐसे लिखा जाता है
कि कुछ जगहों पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने ये तमाम काम करने हैं। जिससे अभी कहा जा रहा है डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर इंटेंशन नहीं होती है, जबकि कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर इंटेंशन मौजूद होती है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। हाँ, इसके बरक्स कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ जाए तो फिर जैसा स्पेशली कहा जाए वो प्रिवेल कर जाएगा, यानी वो अप्लाई हो जाएगा। जैसा अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, या एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि जनरल और स्पेशल प्रोविजन होती क्या है। डोमेस्टिक या नॉन कमर्शियल? डोमेस्टिक के अंदर हाँ हाँ आपने इसके दरमियान इंटेंशन नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशन की, बिकॉज ऑफ दिस 15 स्टूडेंट साइलेंस। अगर कोई नहीं, दो पार्टीज का रिलेशन ऐसा है कि उनमें इंटेंशन नहीं है उस रिलेशनशिप में, रिलेशन की वजह से है ना ऐसा। सपोज अगर 15 में साइलेंस की, अगर यहाँ पे कोई ऐसी होती जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, कोई वैल्यू होती है, तब भी ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तब भी डोमेस्टिक है। अब मैं यहीं पे समझाने लगा हूँ, ओके, वो थोड़ा सा समझा लूँ स्पेशल प्रोविजन का क्या मकसद है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, सपोज जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है, सपोज कॉलेज के हवाले से एग्जांपल ले लेते हैं। कहते हैं जी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो एंट्रेंस गेट वो फ्रंट वाला यूज़ करेंगे, ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन लिखा हुआ है कि जो बैक गेट है सिर्फ सपोज पीआरसी के स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे फॉर द एंट्रेंस पर्पसेस। अब ये क्या है? ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। एक जर्नल इंस्ट्रक्शन गिवन है कि तमाम स्टूडेंट फ्रंट डोर यूज करें, लेकिन किसी जगह स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख दी गई है कि नहीं, सिर्फ पीछे वाला सिर्फ पीआरसी के स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है? अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन विल प्रिवेल ओवर दी जर्नल इंस्ट्रक्शन। लॉ भी ऐसे लिखा जाता है, जर्नल प्रोविजंस कुछ लिखी जाती हैं। ये जो सारी बातें की ये जर्नल प्रोविजंस है। लॉ ने कहा जर्नली ऑफर ऐसे होगी, उसकी वैलिड ये होगी, एक्सेप्टेंस ऐसे होगी, उसकी वैलिडिटी ऐसे होगी, एग्रीमेंट ऐसे बनेगा, कंसिडरेशन ऐसे होगी, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बने, ये जर्नल प्रोविजन है। लेकिन कुछ स्पेशली आपने लिख दिया तो वो स्पेशल बन जाएगी। तो स्पेशल हमेशा प्रिवेल करेगी, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रिवेल करेंगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, एग्रीमेंट अभी बेटे ने कहा, जिसने अभी बात कर रहा था, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है मिस्टर और मिसेस के दरमियान। लेकिन क्या दो भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट नहीं होता? एक भाई अपने दूसरे भाई को या अपनी बहन को प्रॉपर्टी सेल नहीं करता क्या? क्या उसके अंदर भी इंटेंशन यही होती है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करनी? भाई पैसे ले ले और बहन को कि अब मैं तुझे हंस के दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी तो नहीं देनी तुझे, या बहन के पैसे तो मिल गए, चल भाई निकल यहाँ से। नहीं, क्या होता है उन एग्रीमेंट्स में? तो क्लियर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, दोनों पार्टीज ने स्पेसिफिकली तय कर लिया आपस में, लीगल पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, प्रॉपर्टी के कागजात लीगल पेपर के ऊपर है, सेल परचेज, सेल डीड किस पे बनती है? लीगल पेपर पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे। तो इसका उस पर भी आते हैं, वो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट वही है, उस पर भी आते हैं। अभी मैं सिर्फ बात ये करना, समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो अभी मियाँ बीवी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कहा कि ये तो डोमेस्टिक या नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं, इसमें तो इंटेंशन ही नहीं है। अभी साथ ही बात कर ली कि ये दो भाई जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, भाई उनका डॉक्यूमेंट तो पढ़ के देखो, लीगल पेपर के ऊपर आपस में सेल परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब है वो दोनों भाई हैं, लेकिन चाहते हैं, इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इसका मतलब है, यानी लॉ, अब मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूं। लॉ कहता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर मेरे नजदीक पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें, लेकिन अगर कुछ इन्होंने तय कर लिया तो जैसा तय कर लिया वही लॉ है। इसका मतलब है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर अगर वो अपनी इंटेंशन शो कर दें कि वो पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहती हैं तो क्रिएट होगी। सबूत कहां से मिलेंगे? वो लीगल डॉक्यूमेंट से। उनकी आपस की ट्रांजैक्शन बताएगी कि वो उनकी इंटेंशन क्या है। ऑरल या रिटन होना मैटर नहीं करता, ठीक है? अभी मैं उस पर कहता हूँ, रिटन नो डाउट, रिटन डॉक्यूमेंटेड या रजिस्टर्ड हो जाता है, ऑरल ने रजिस्टर्ड नहीं होना। लेकिन हम आगे जाकर पढ़ रहे होंगे कि ऑरल की भी उतनी वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? सो ऑरल या रिटन मैटर नहीं कर रहा, मैटर इंटेंशन कर रही है
कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो मैं फिर ये भी कंक्लूड कर देता हूं कि कमर्शियल एग्रीमेंट्स के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इंटेंशन है पार्टीज की टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन जैसा वो तय कर लें, अगर वो नहीं क्रिएट करना चाहते तो ना करें। हजम हुई ये बात थोड़ी सी? यानी इसका मतलब वो ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो बता दिया मेरे मुताबिक इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें है। हाँ, स्पेशल प्रोविजन कोई आ जाए थ्रू एग्रीमेंट तो जैसी स्पेशल प्रोविजन होगी वो प्रिवेल कर जाएगी, जैसा वो आपस में तय कर लेंगे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाला साहब है, पूरे लॉ में चलना है। जी जी बेटी, जी बेटी। डोमेस्टिक में इंटेंशन नहीं होती, लॉ नहीं, इंटेंशन नहीं होती, वरना मियाँ बीवी आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। जिस तरह मैं अभी रिसेंट एग्जांपल दूं, अगर मैं इसे कहूँ यूँ कह लूँ कि जो चलो यूँ समझा लेता हूँ, वैसे तो वो अदर सिविल लॉ में चले जाना है। मियाँ बीवी भी अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिटर्न फॉर्म में करते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में नहीं कहना चाहिए, यूँ कहना चाहिए, मैं यूँ कहूँ इंटेंशन शो करते हैं कि हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को बेचना चाहता हूँ, तो मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार करूँगा, लीगल डॉक्यूमेंट, सेल डीड तैयार करूँगा और बेच दूंगा, उससे पैसे लूँगा उसके बदले। तो मेरी इंटेंशन हो गई टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन कि अगर मैं प्रॉपर्टी दूंगा तो बदले में पैसे भी लूँगा, अगर मैं कंसिडरेशन दूंगा तो बदले में कंसिडरेशन रिसीव भी करूँगा, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि मैं ऑब्लिगेशन पे करूंगा तो बदले में तुम भी ऑब्लिगेशन पे करोगी। बात समझ आई सबको? इसका मतलब ये हो गया, ये प्रिज्यूम किया जाएगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, कि दोनों मियाँ बीवी ने कुछ आपस में तय कर लिया। यानी ये जो स्टेटमेंट है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने आपस में कुछ तय कर लिया तो जैसा तुमने तय कर लिया वही लॉ है। बात समझ आई? जी बेटे। हाँ, नहीं क्या मतलब, दोबारा बेटे क्वेश्चन दोबारा बोलो। जी जो एग्रीमेंट होते हैं बिजनेस में, उन्हें कमर्शियल कह सकते हैं सिर्फ। हाँ, दूसरे रिलेशन होते हैं, उसमें इंटेंशन होती है कि मतलब लॉ यूम कर रहा है कि मैं कुछ सोचे समझे बगैर पहली बात ये सोचूंगा कि यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी अगर निशात नेस्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो पहली इंटेंशन यही जा रही है कि भाई, या पहली प्रिजम्पशन लॉ यही लेगा कि भाई दोनों लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है जी। यहां तक समझ आया सबको? लीगल ऑब्लिगेशन समझ आई? इसका मतलब है अब हम अगले चैप्टर्स में इनको डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। यहां तक समझ आ गई? अब बुक्स हर रो में एक बुक अवेलेबल है या नहीं? कुछ भी नहीं अवेलेबल, क्लास के बाद मिलेगी। अच्छा चलो कोई नहीं, ओके। अच्छा, क्लास नोट्स भी अवेलेबल नहीं है, राइट? ऐसा ही है, चलो कोई मसला नहीं, आप लोग सिर्फ सुन लो, फिर अभी ना भी तो अभी तक चीज़ें समझ आ रही हैं मेरा ख्याल है, सब चीज़ें ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बन जाए या ऑफर की बात कर लेते हैं। अभी जिस तरह बेटे ने कहा कि रिटर्न या ऑरल की बात करते हैं, तो लॉ भी बात करता है रिटर्न ऑरल की। जस्ट अ मिनट, ये पर्सन जो ऑफर कर रहा है, द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, ठीक है। ये ऑफर रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, बाय गेस्चर भी हो सकती है। मैं 3 वर्ड्स बोले, रिटर्न, ऑरल, बाय गेस्चर या बिहेवियर, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। जिसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डस्टर नहीं पड़ा, कहीं पे जिसका फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक ऑफर जो है, मैंने कहा एक ऑफर जो है वो रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है और थ्रू कंडक्ट भी हो सकती है। रिटर्न तो बहुत कॉमन चीज है। ऑरल मींस यस, आप मैंने जैसा अभी कहा रिश्ते का प्रपोजल भेजते हो तो लिख के भेजते हो, हमें आपके नमूने के लिए रिश्ता दरगाह, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, एक ऑरल कन्वर्सेशन होती है, एक ऑरल प्रपोजल होता है। इस तरह ऑफर जो है, जो प्रपोजल जो है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। कंडक्ट क्या है बेटा? अक्सर आप देखो, कभी आप बस स्टेशन पे जाओ,
या कहीं आप शू पॉलिशर के पास जाओ तो फौरन से पहले आपकी जूती पकड़ के पॉलिश करना शुरू कर देता है। आपको जूती देता है, आपसे जूती पकड़ता है और पॉलिश करना शुरू करता है। आपने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला, बट उसने अपने कंडक्ट से एक चीज शो की है, ही इज मेकिंग एन ऑफर फॉर हिज सर्विसेज, कि भाई मैं आपको सर्विस पेश करूं ये वाली। आप बस स्टेशन जाते हो, कोई आ जाता है आपका सामान उठाने के लिए, आप फौरन से पहले उसे सामान पकड़ा देते हो और वो आपके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, आपका सामान आपकी सीट तक पहुंचा देता है। वो क्या कर रहा है? क्या उसने कुछ बोला? क्या उसने कुछ बोल के ऑफर किया रिटर्न? क्या ओरल? नहीं, उसने अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से आपको ऑफर किया। बात समझ आई है? और आपने भी जो खामोशी से चलना शुरू कर दिया उसके साथ साथ, वो आपने क्या किया है? आपने भी एक्सेप्टेंस दी है। किससे? बिहेवियर से, अपने एक्शन से। इसका मतलब है ऑफर और एक्सेप्टेंस रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और बाय कंडक्ट या बिहेवियर या बाय एक्शन भी हो सकती है। ऑफर, इसका मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, इस ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों रिटर्न भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं, या कंडक्ट या एक्शन भी से भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। ऐसी ऑफर को कहते हैं एक्सप्रेस। अगर ऑफर होगी तो कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर। इफ द ऑफर इज आइदर रिटर्न और ओरल तो कहेंगे एक्सप्रेस्ड ऑफर। एंड इफ द ऑफर इज मेड बाय कंडक्ट या बिहेवियर तो ऐसी ऑफर को कहते हैं इंप्लाइड ऑफर। और लाइकवाइज विद एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस अगर रिटर्न हो, ओरल हो तो कहेंगे एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, और अगर बाय कंडक्ट हो तो एक्सप्रेस नहीं, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। फोर्सफुली भी आ सकता है। नहीं, अभी उस पर ना जाए, नहीं क्योंकि मैं फिर उस पर चला जाऊंगा कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज के ऊपर। वो एक अलग टॉपिक है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर किसी से फोर्सफुली मनवाया हो तो कॉन्ट्रैक्ट की ज़ात पे क्या असर आता है। ठीक है, कनपट्टी पे बंदूक रखी और कहा चल साइन कर, या कहा जाए तेरी बहन को तलाक दे देंगे साइन करवा दो पे। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं, वो अक्सर मॉरली प्रेशराइज करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, आप लोग इस पे हंस रहे हो इन चीज़ों पे, ये आप लोग देखते रहे हो फिल्म्स में, क्या आप मॉरली अब्यूज करते हो रिलेशनशिप्स को, तो उसे कहते हैं लॉ की नज़र में अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिससे किसी की पार्टी की कॉन्सेंट को आप डैमेज करोगे, यानी फोर्सफुली एक्सेप्टेंस लोगे। या एक चीज़ ये भी हो सकती है, कनपट्टी पे बंदूक, ऐसा हो सकता है आप कोर्जन अप्लाई करो, उसे कोर्जन कहते हैं। सो ये बातें पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है जब आप फोर्सफुली एक्सेप्टेंस लेने जाते हैं। ना, फोर्सफुली कुछ नहीं है, फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्लियर? बिकॉज जिसको आप ऑफर कर रहे हो, ही हैज अ राइट अंडर द लॉ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। आपका नमूना पसंद नहीं आया तो लड़की वालों के पास इख्तियार है कि वो आपको ना करते हैं। बात समझ आ रही है? चलो, सो अगर रिटर्न या ओरल ऑफर होगी तो उसे कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर, अदरवाइज हम कहेंगे इंप्लाइड ऑफर बाय कंडक्ट। तो मैंने शू पॉलिशर की एग्जांपल दी। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात, कि आपने सामान, आप बस स्टेशन पे बैठे हैं या रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, एक कुली आया आपके पास, सामान उठाया उसने आपका और आपके पीछे चलना, और आपने भी कहा अच्छा सामान उठा रहा है, और चलना शुरू कर दिया। उसने इंप्लाइड ऑफर की और आपके एक्शन ने क्या कहा? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर आपको नहीं चाहिए था तो आप रिफ्यूज कर देते, यू कैन क्लियरली से नो। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, सीट तो आप ही की है ना, उसे तो नहीं पता ना किस सीट पे जाके रखना है। वो तो आप हाँ इमोशनली प्रेशराइज हो जाते हो, वो एक अलग, हाँ इमोशनली प्रेशराइज हो जाते हो, वो एक अलग बात है। सपोज अज्यूम करो उसने आपका सामान उठाया और आपने चलना शुरू कर दिया, वो सीट तक पहुंचा, उसने सामान रखा, उन्होंने कहा लाइए साहब पैसे, और आपने कहा मैंने कहा था तुझे। अब वो आपकी शक्ल देखेगा, दो आपको दिल में प्यारी प्यारी बातें करेगा और शायद चला जाएगा। हालांकि लॉ की नज़र में, मुझे पहले ये बताइए, लॉ की नज़र में क्या ये एक राइटफुल कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं? नहीं था। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड ऑफर थी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस थी,
प्रॉमिस था, कंसिडरेशन थी, आपको बेनिफिट मिला, आपको सुकून से अपनी सीट तक पहुंच गए, उसने बदले में पैसे चाहे आपसे, एग्रीमेंट था, ऑल्दो थोड़ा वेग था, टर्म्स क्लियर नहीं थी, लेकिन कोई इतने फाइनेंशियल बेनिफिट, इतना फाइनेंशियली साउंड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी था लॉ की नजर में, तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन वो आपको बेचारा 2 बद्दुआएं देगा और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लीगल कॉस्ट डिफेंड करने की उस केस को ज्यादा होगी बदले में जितने पैसे मिलने हैं। सपोज उसने आपसे अपनी सर्विसेज की उजरत लेनी है 100 रुपए और केस फाइल करने के पैसे हैं 2000 रुपए, तो वो बेवकूफ होगा, वो केस फाइल करेगा? नहीं फाइल करेगा। इसका मतलब है हम जब पढ़ रहे, मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे एग्रीव्ड पार्टी, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, एग्रीव्ड पार्टी, मजलूम बेचारा जिसके साथ पैड़ी हुई है, ठीक है, याद रखने के लिए मैं ऐसे वर्ड्स बोलता हूं ताकि ये वर्ड्स याद रह जाए। देखो अगर फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की तो हम इसको कहा करेंगे इसने डिफॉल्ट किया, तो इसको कहा करेंगे ये डिफॉल्टिंग पार्टी है। और जिसके साथ पैड़ी हुई, उससे जिसका राइट डैमेज हुआ, उसे कहा करेंगे एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी यानी मजलूम बेचारा जिसलिए। सो कई दफा आप देखेंगे कि एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट को परसू ही नहीं करेगी, रीजन कि कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द केस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ इट। सर कभी कभी तो इज्जत भी बचानी है। हाँ वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो केसेस हमारे इस बिजनेस लॉ में नहीं आने। अब एक चीज आपने अच्छी आइडेंटिफाई की, मैं वो भी जरा समझा दूं। सो समझाना ये चाह रहा हूँ, इसका मतलब है समटाइम्स लोग केस फाइल नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ मौजूद नहीं है या लॉ की गाइडेंस मौजूद नहीं है, बल्कि वो इसलिए फाइल नहीं करते कि ज़्यादा पैसे लग जाने हैं जेब से रादर देन जो बेनिफिट रिसीव होना है। हाँ पता हो ना कि सपोज इस पर्सन ने मेरे 5 लाख देने हैं तो शायद 5-10 हज़ार वो लीगल कॉस्ट बियर भी कर ले, लेकिन जब पता हो मिलने ही 2000 हैं तो फिर लीगल केस फाइल नहीं किया जाता। तो ये एक अलग बात है, आपने फाइल नहीं किया, एग्रीव पार्टी ने डिफॉल्टिंग पार्टी पे केस फाइल नहीं किया, तो ये एक अलग बात है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लॉ मौजूद नहीं है या गाइडेंस मौजूद नहीं है, गाइडेंस मौजूद है, प्रोविजंस मौजूद हैं, बट कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द केस ज़्यादा है, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आई बात की? ओके अच्छा, अब बेटे ने एक सवाल किया, हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चीज़ समझ लें, हमने चैप्टर 1 चूँकि नहीं पढ़ा इसलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो बेटा, लॉ की ना 2 मेन ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं सिविल लॉ, एक को हम कहते हैं क्रिमिनल। ओ बिजनेस लॉ नहीं बेटी, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है, आसान लफ्जों में भी समझा रहा हूँ, जिसमें आप एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं या ऐसा एक्ट परफॉर्म कर देते हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसे लॉ ने मना किया हुआ है, लाइक मर्डर, लाइक इंजरी टू समवन, लाइक थ्रेट टू समवन, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो लॉज हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ है, और अगर आपने वो काम किया जिसे लॉ ने मना किया करने से तो वो क्रिमिनल लॉ है, उसमें स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। बात समझ? मर्डर करोगे तो शायद स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी कि ये मुजरिम है, इसको सजा दिलवानी है। बात समझ? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की लॉ आपके अगेंस्ट, स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। सो ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्ट्स जो फॉरबिडन बाय लॉ है, आपने अगर ऐसे एक्ट परफॉर्म किए तो स्टेट आपके अगेंस्ट आ जाएगी, और ऐसे ऑफेंसेस को आप डील करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। ऐसे लॉ को क्या, और इनको डील करने के लिए जो गाइडलाइन मौजूद है वो कौन सी मौजूद है? क्रिमिनल लॉ। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर आते हैं सिविल लॉ में। सिविल लॉ में लॉ इन्वॉल्व नहीं, स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो रही, बल्कि 2 इंडिविजुअल्स के आपस की बात है। 2 इंडिविजुअल्स के आपस की बात है, उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उन दोनों में कोई डील हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, उनमें से किसी एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया और दूसरी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी बन गई है, वो अपना हक वापस लेना चाहती है थ्रू कोर्ट। बात समझिए? तो वो कहां आएगी, परसू करेगी सिविल कोर्ट्स को, और फिर जो गाइडलाइन अवेलेबल होगी वो कहां मौजूद होगी? सिविल लॉ में।
लेकिन सिविल लॉ के भी दो हिस्से हैं आगे से। एक को आप कहते हो बिजनेस लॉ और दूसरे को आप कहते हो अदर सिविल लॉस। थोड़ा सा जी बेटे, सिविल लॉ में आता है बेटा, बिजनेस लॉ में आता है। बिजनेस लॉ के अंदर फिर आपकी ये टाइप है जो आप पढ़ रहे हो। सो बिजनेस लॉ के अंदर ही सारा क्लब होता है फिर। सो फिर बोल रहा हूं, फिर सिविल लॉ के अंडर आपने ब्रेक किया बिजनेस लॉ को। बिजनेस लॉ से मेरा कैप 4 नहीं है, बिजनेस लॉ से मेरा पूरे बिजनेस से रेलेवेंट जो लॉ है, और अदर सिविल लॉज। अब अदर सिविल लॉज क्या है? सपोज भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, मैरिज स्टेटस में, मैरिज के दरमियान कोई शादीशुदा जोड़ों के दरमियान कोई प्रॉब्लम, ठीक है, या उस तरह के जो केसेस हैं, ठीक है, जितने भी अदर देन सिविल जो हैं, तो दो पर्सन्स के दरमियान लेकिन बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है, वो सारे अदर सिविल लॉज में। ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम कैप 4 में सिर्फ पढ़ रहे होंगे बिजनेस लॉ, दैट पर्टिकुलर रेलेवेंट टू द बिजनेस, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। लेकिन उन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपके सिलेबस से निकाल दिया हुआ, तो वो भी नहीं है अब आपके लिए। तो आपके लिए तो सिर्फ 3 ही बिजनेस लॉ की डोमेन में लो चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट। मेजर जो है, जो दूसरे लॉज हैं जो चैप्टर 16, 17, 18 है, वो मोस्टली क्रिमिनल लॉज हैं आपके सिलेबस में, वो थोड़े से ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपको पता हो नवाज फैमिली क्या कर रही थी, क्या, तो आपको ये चीजें थोड़ी सी समझ आए। तो वो क्रिमिनल लॉ की डोमेन है, थोड़ा से चैप्टर उन्होंने, थोड़ा सा एरिया उन्होंने क्रिमिनल लॉ का ऐड किया है आपके सिलेबस के अंदर। यहां तक समझ आई जी? तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम लॉ के अंदर, सिविल लॉ के अंदर बिजनेस लॉ की डोमेन को पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे 2 भाइयों में ये लड़ाई हो गई है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कैसे फैसला करना है, तो वो फैसला मैंने इस लॉ के अंदर आंसर नहीं करना, वो इररिलेवेंट हो जाना है। बात समझ आई है? सो आई होप कि यहीं तक कंक्लूड करते हैं। आपने एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ पढ़ के आइएगा, वरना मैं कल यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1.1 और 1.2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, बल्कि 1.3 भी। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको बुक मिलेगी, जो मॉडिफाइड बुक है, उसके अंदर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, 1.1, 1.2 एंड 1.3। प्लीज़ ये एक दफ़ा रीड आउट करके आने हैं। होपफुली आपको बहुत आसान लगेंगे, लेकिन कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपके पास बुक नहीं है तो मैं रीड आउट करवाऊंगा, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, हमारा जी बेटे दे दी हुई है, वो शायद उसने प्रिंट नहीं की होगी, कॉपी नहीं की होगी, वो एक अलग बात है। आप उसके सर पे खड़े हो, उसके मैंने अभी कंफर्म किया है थोड़ी देर पहले ना। हाँ, ये मेरा ख्याल है काम होना, उन्होंने शायद इसलिए नहीं की होगी। नहीं, आप उनसे इस बार आप जाते हुए या तो लेके जाएं, या उन्हें कहें कि हम खड़े हैं 5-10 मिनट। अब वैसे जुम्मा है, आई थिंक सो, आप जुम्मे की वजह से परेशान हैं। सॉरी, वो कह रहे थे 1:15 तक मैं इधर ही हूँ, तो आप जाते हुए उनसे एक दफ़ा पता कर लें। अगर नहीं मिलती तो उनसे बेशक आप लोग अपना डिपॉजिट, अगर वो वाकई इस बात पे कंसर्न है कि डिपॉजिट करवा के उन्होंने देनी है, तो बेशक आप उनको डिपॉजिट करा के दे दें, उनसे कहें कल हम आके रिसीव। ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होनी अब, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बनाना एक्चुअली, इसलिए ये भी प्रॉब्लम है, वरना मैं। अच्छा ऐसा कीजिए फिर, आप लोग कोई एक हिम्मत करे, लड़कों में से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, ठीक है। अभी अगर बना सकते तो मैं उसमें भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वहाँ से आप पढ़ लें, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो। जी हाँ, बेटियों में से बेटियाँ अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ठीक है। बॉयज़ अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और बेटियाँ मुझे ऐड कर लीजिएगा, मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे ऐड कर दीजिएगा प्लीज़, आप मुझे ऐड कर दीजिएगा। और प्लीज़ फॉरवर्डिंग मैसेज मत भेजिएगा, खाली सिर्फ काम की बात ग्रुप में कीजिएगा, ग्रुप से बाहर भी मैसेज नहीं करना, ठीक है। कोशिश करनी है ग्रुप से बाहर भी मैसेज नहीं करना, पर्सनल मैसेज नहीं करने। मैंने देखा स्टूडेंट ना ग्रुप छोड़ के ग्रुप से बाहर क्यूरी पूछ रहे होते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप ग्रुप में पूछोगे तो फ़ायदा ये होगा किसी दूसरे पर्सन को भी उसका फ़ायदा नसीब हो जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप में क्यूरीज पूछिएगा। मैं आपको जो 2nd चैप्टर के नोट्स हैं वो इसमें फॉरवर्ड कर दूंगा PDF फाइल, आप तब फिर भी एक दफ़ा जाते हुए कॉपियर से कलेक्ट करने की कोशिश करो, अगर मिल जाए तो, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। कोई क्वेश्चन?